बायोलॉजी होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी ठीक चल रही होगी। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो आपने स्टार्ट अगर नहीं किया है तो बेसिकली आपको बता दें कि 2 जून को आपका इसका एग्ज़ाम होना है और अब आपके पास लिमिटेड टाइम ही बचे हुए हैं, क्योंकि अगर आपने सिलेबस को देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और आपको पेपर वन मीन्स पार्ट वन और पार्ट टू दोनों को ही फोकस करना है। 40% का मिनिमम स्कोरिंग कट ऑफ रखा गया है। 40% से ज़्यादा आप स्कोर करेंगे दोनों ही पेपर में इंडिविजुअल, तभी जाकर के आपके मार्क्स या आपकी कॉपी इवेलुएट की जाएगी और आप कंसिडर किए जाएंगे। सो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप भी अब एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज लेक्चर वन जिसका है उसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली उन टॉपिक्स से कुछ क्वेश्चंस को पिकअप किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। राइट, जैसा कि मैं आपको पहले भी अपने कई सारे ऑनलाइन क्लासेस में, वीडियो लेक्चर्स में बोलता आया हूँ कि किसी भी एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस करना मीन्स स्कोर करना और उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ स्टडी ही सफिशिएंट नहीं होता है। स्टडी के साथ-साथ में आपको उतनी ही इक्विवेलेंट टाइम में प्रैक्टिस भी करनी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज़ प्रैक्टिस ही आपको बताता है कि आप जिस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करने के लिए और उस स्टैंडर्ड की क्वालिटी का, तो उसमें क्या आपका मैचअप हो पा रहा है या नहीं, या आपने जो स्टडी किया हुआ है उससे आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं, ये एनालिसिस आप प्रैक्टिस करके ही पता कर सकते हैं। सो डियर एस्पिरेंट्स, आप प्रैक्टिस और स्टडी दोनों कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे करते रहिए, वही आपको बेहतर बनाएगा और आपके एग्जाम में आपसे बेटर परफॉर्मेंस कराने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। सो आज की इस वीडियो में हम लोग ये टेस्ट सीरीज का लेक्चर पहला ही है और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके जूलॉजी वाले पोर्शन से, वहाँ से हमने क्या किए हैं, पिकअप किए हैं। होपफुली कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस क्या होंगे, ठीक रहेंगे और इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके। सो नंबर पहला जो सवाल है दैट इज अबाउट 25 of the 92 natural elements are known to be essential to the life. Which four of these 25 elements make up approximately 96% of the living material? यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि लगभग जो आपके 92 नेचुरल एलिमेंट पाए जा रहे हैं उनमें से 25 जो है वो आपके लिविंग सिस्टम को बनाने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उन 25 में से 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टोटल पूरे लिविंग मैटर का 96% क्या करते हैं, ये लोग वेट कंसिडर करते हैं। तो 4 एलिमेंट कौन-कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आप आंसर करने के लिए कैसे आप लॉजिक लगाएँगे? आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है और आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा हुआ है। आपने देखा है कि जो भी आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं, लाइक अगर आपने बायोमॉलिक्यूल्स में क्या पढ़ा है, दैट इज़ प्रोटीन पढ़ा है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा तो अमीनो एसिड किससे मिलके बना होता है, कार्बन से। देन इसके बाद यहाँ पे क्या लगा होता है, दैट इज़ आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगी होती है। यहाँ पर आपका क्या होता है, अमाइन ग्रुप लगा हुआ होता है। यहाँ पे आपके आर ग्रुप लगे होते हैं, यहाँ पे एच लगा होता है। तो यहाँ पे क्या-क्या दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में भी आपने क्या देखा, पेंटोज शुगर की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर आपको क्या-क्या दिखाई देता है, जैसे CHO ग्रुप दिखाई देता है, C दिखाई देता है, OH ग्रुप दिखाई देता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको क्या है, दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगर आप लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड में भी आपने क्या देखा है, ये लॉन्ग फैटी एसिड चेन होती है और इसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ, तो यहाँ पे बाकी सब क्या होते हैं, CH2 इस तरीके से लगे होते हैं। यहाँ पे भी आपको कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपको क्या है, दिखाई दे रहा है। अगर आप न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड में भी आपको क्या दिखता है, दैट इज आपके पेंटोज शुगर दिखते हैं और इसके बाद आपको नाइट्रोजन स्पेसिस दिखता है और इसके बाद आपको क्या दिखता है, फॉस्फेट ग्रुप दिखता है। तो फॉस्फेट ग्रुप में जैसे क्या हो जाएगा, दैट इज PO4 होता है। तो मतलब क्या निकल कर के आता है कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और फॉस्फेट है। हालांकि फॉस्फेट का परसेंटेज क्या है, कम है। तो ये 4 से 5 एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लिविंग सिस्टम का जो मेकअप है दैट इज वो बायोमोलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। कोई भी चीज़ होगी या तो प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड होगा, विटामिन होगा, यही होगा। और इन सारे एलिमेंट में अगर इन सारे मॉलिक्यूल्स में आप देखते हैं तो ये 4 एलिमेंट क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड कॉमन पाए जाते हैं।
तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अगर आप देखेंगे, लेट मी चेंज द थिकनेस ऑफ राइट, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में तो क्या है, कार्बन है, सोडियम है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सोडियम कोई हमारे बायोमोलिक्यूल्स का एलिमेंट नहीं है। और कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, ये दोनों आपके बहुत मेजर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही मैं बात यहाँ पे कर रहा था कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये चार एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपके सारे बायोमोलिक्यूल्स में क्या होते हैं, पाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, अगेन क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि जब भी आप एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए तो आप सिर्फ राइट आंसर पे टिक लगा करके निकल जाने की कोशिश आप मत कीजिए। आपने अगर किसी भी क्वेश्चंस के चार ऑप्शंस में से किसी एक को सही चूज किया हुआ है तो आपके पास उसके लिए अप्रोप्रिएट क्या होता है, रीजन होता है। सिमिलरली आप काउंटर क्रॉस चेक करने के लिए वो जो तीन ऑप्शंस आपको गलत लग रहे हैं उनको भी आप चेक करिए कि क्या वो गलत होने के लिए सही इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कि क्यों वो गलत हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि बाकी ए, बी, सी और ई, ये चार जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं, इन चारों ऑप्शंस में क्या है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, जो कि ये हमारे किसी भी बायोमोलिक्यूल्स के कंस्टिट्यूएंट्स में नहीं आते हैं। तो दैट इज वाई ये चार ऑप्शंस आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द यूनिटी एमंग ऑल ऑर्गेनिज्म। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो सारे ऑर्गेनिज्म में एक यूनिटी दिखाती, मीन्स एकता दिखाता है। मैचिंग डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, क्या सारे ऑर्गेनिज्म का डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस सिमिलर होगा? सो ऑप्शन इज नो। आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी है और आपने देखा है कि हर एक इंडिविजुअल्स की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है और उसके पीछे का जो मॉलिक्यूलर बेसिस का रीजन है वो यही है कि उनके डीएनए के सीक्वेंसेस में क्या होती है, डिफरेंसेस होती है। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफिकेशन सब में एक जैसा होता है? नहीं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, द नेचुरल सिलेक्शन या इमर्जेंट प्रॉपर्टी। अगर आप यहाँ पे इन पांच ऑप्शंस में से, ये ऑप्शंस देखिए आपसे सिंपल पूछ रहा है डीएनए के ही बारे में, लेकिन क्वेश्चंस का पूछने का तरीका अलग है, थोड़ा सा लॉजिकल टाइप। इन पांचों क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन सभी में अगर आप देखेंगे तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सेम होता है। मतलब सबने पढ़ा हुआ है कि डीएनए बेसिकली कैसा है, डबल हेलिकल मॉडल का पाया जाता है। सबने ये पढ़ा है, चाहे वो प्लांट का डीएनए हो, चाहे वो एनिमल का डीएनए हो, चाहे वो हायर एनिमल का हो, चाहे वो लोअर एनिमल का हो, चाहे वो प्लांट हायर का हो या लोअर का हो। और डीएनए का जो फंक्शन है सब में क्या है, दैट इज उसका फंक्शन है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इनकोड करना और जनरेशन टू जनरेशन क्या करना, ट्रांसफर करना। ये दो जो चीज है वो सारे ऑर्गेनिज्म में क्या है, यूनिटी है, मीन्स कॉमन है कि डीएनए का स्ट्रक्चर, हालांकि डीएनए का लेंथ वेरी कर सकता है, एक अलग मैटर है, बट स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर डीएनए की साइज तो अलग होती है, डीएनए का नंबर अलग होता है। डेफिनेटली वो अलग होता है, दैट इज वाई वो अलग अलग है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल मॉडल आपने पढ़ा, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो सब में क्या है, कॉमन है, और उनका जो बेसिक प्राइम जो फंक्शन है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए वो क्या है, कॉमन है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो सभी ऑर्गेनिज्म में यूनिटी को क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। अगला सवाल है, प्रोटिस्ट्स एंड बैक्टीरिया आर ग्रुप इनटू डिफरेंट डोमेन्स बिकॉज। पूछा जा रहा है कि प्रोटिस्टा जो होते हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, बट फिर भी इनको डिफरेंट डोमेन्स में रखा जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोकैरियोटिक है, मतलब बैक्टीरिया आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक होता है, जबकि आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोटिस्ट मीन्स दैट इज पोरीफेरा, तो इनको अगर देखा जाए तो ये यूकेरियोट में आते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनमें ऐसा क्या है जो कि डिफरेंट डोमेन्स में रखे गए हैं। प्रोटिस्ट ईट बैक्टीरिया, क्या इसकी वजह से? प्रोटी बैक्टीरिया आर नॉट मेड ऑफ सेल वॉल, ऐसा क्या होता है? प्रोटिस्ट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस विच बैक्टीरियल सेल लैक। जैसा कि आपको पता है कि बैक्टीरिया क्या है, आपका प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक में कोई भी आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इनका न्यूक्लियोइड इस तरीके से फैला हुआ रहता है। बाकी इन पे ऐसे
स्लैम्स पाए जाते हैं, वो बाकी यहाँ पे फ्लैजिला पाया जाता है और कोई ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता। जबकि अगर आप किसी यूकेरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो पूरी वेल डेवलप्ड होती है। यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, बाकी आपके यहाँ पे सब ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो प्रोटिस्टा क्या है आपका, बेसिकली एक यूकेरियोटिक है और बैक्टीरिया क्या है आपका, एक प्रोकैरियोटिक है। हालांकि दोनों ही यूनिसेलर होते हैं और दोनों का ही जो लेवल ऑफ डिवीजन है वो क्या है, पूरा सेल ही परफॉर्म करता है, सारी की सारी चीज़ें एक सेल से परफॉर्म हो जाती है। बट स्टिल जो प्रोटिस्ट होते हैं उनके पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, जबकि बैक्टीरिया के पास ऐसा नहीं होगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। आपसे सवाल बेसिकली प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स के बेसिस पे ही पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सवाल के पूछने का जो तरीका है वो गलत है। ऐसे ही लेवल का मीन्स इतने ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस आपकी एमपीपीएससी के एग्जाम में आएगा। आपको सीएसआईआर के जैसा बहुत ही रीजनिंग लॉजिकल इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होता है। बेसिक जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आती रहनी चाहिए कि हाँ कैसा क्या होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये इस सवाल का आंसर आपने उस बेसिस पे दिया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की पहचान क्या होती है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। तो जैसा आपने जाना है कि बैक्टीरिया के पास कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक के पास सेल ऑर्गेनेल्स भी होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होती है। सो इस क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस क्या होंगे आपके, गलत हो जाएंगे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें सिर्फ 4 ऑप्शंस होगा, बट यहाँ पे हमने 5-5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, trace element are those required by organism in only minute quantities. Which of the following is a trace element that is required by human and other vertebrates? जैसा कि आपको पता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो, राइट। माइक्रो का मतलब होता है जिनकी क्वांटिटी, जिनका रिक्वायरमेंट अबंडेंट क्वालिटी में होती है, मीन्स ज़्यादा होता है, मीन्स अमाउंट ज़्यादा रहेगा। और माइक्रो वो होते हैं जिनकी जो रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी में होती है, राइट। तो जैसा कि आपने देखा है कि बेसिकली आपके जो एलिमेंट है, लाइक एज नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये सारे सब आपके किस में आते हैं, मैक्रो में आते हैं, पढ़ा भी होगा आपने। यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में या ट्रेस एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। तो नाइट्रोजन आएगा, नहीं आएगा। फॉस्फोरस आएगा, नहीं आएगा। कैल्शियम आएगा, सोडियम आएगा, आयोडीन आएगा। ये तीन आपसे, ये दोनों तो फिल्टर आउट हो गए, ये तीन आपको यहाँ पे बच रहे हैं कि इन तीनों में से कौन सा एलिमेंट होगा जो कि आपका ट्रेस एलिमेंट के रूप में आएगा। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको अगर न्यूट्रिएंट एलिमेंट का जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसमें आपको देखने को मिला होगा कि बेसिकली जो आयोडीन है उसकी इम्पोर्टेंस, मतलब वो बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। तो आयोडीन जो है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं ट्रेस एलिमेंट के रूप में। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, इन अ हाइपोथेटिकल वर्ल्ड एवरी 50 years peoples over 6 feet tall are eliminated from the population. Based on your knowledge of natural selection, you would predict that the average height of the human populations will। पूछ रहा है कि मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड है जहाँ पे इमेजिन किया जाता है कि हर 50 साल के बाद 6 फीट 6 फीट लंबे वाले जो आदमी होंगे वो क्या होंगे, एलिमिनेट आउट कर दिए जाएंगे। मतलब ये पूछा जा रहा है कि 50 साल जब बीत जाएगा तो उस टाइम पे जिनकी भी हाइट 6 फीट होगी वो या 6 फीट से ज़्यादा होगी, वो लोग क्या किए जाएंगे, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा क्या किए जाएंगे, एलिमिनेट आउट कर दिए जाएंगे। तो पूछ रहा है कि इस डेटा के अकॉर्डिंगली जो आपकी समझ है नेचुरल सिलेक्शन को लेकर के, उसके बेसिस पे आप बताइए कि एवरेज हाइट जो होगी ह्यूमन बीइंग्स की क्या रहने वाली है आगे चल करके। सो डेफिनेटली अगर 6 फीट से ऊपर वालों की को नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू क्या किया जा रहा है, एलिमिनेट आउट कर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वही सर्वाइव कर पाएंगे जिनकी हाइट 6 फीट से क्या होगी, कम होगी,
राइट। नेचुरल सिलेक्शंस क्या बताता है कि नेचर के में आने वाले जो एवोल्यूशंस होते हैं या जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडाप्ट करने वाले ऑर्गेनिज्म ही क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप उसमें से अडाप्ट नहीं कर पाते हैं तो आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी विंटर का सीजन पास होकर के गया है, इस विंटर के सीजन में जितने भी ओल्ड एज के मतलब पर्सन्स होते हैं उनकी बॉडी की स्टेमिना या उनकी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है चीज़ों को सहने की, वो कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर ठंड के टाइम पे जो ओल्ड एजेस पर्सन होते हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। वो भी एक नेचुरल सिलेक्शन का ही एग्जांपल आप ले सकते हैं कि नेचर में आए हुए परिवर्तन मीन्स जो भी कोल्ड का मीन्स ठंडी का टाइम चला, उस ठंड को बर्दाश्त वो लोग नहीं कर पाए। दैट इज़ वाई नेचर ने क्या किया, उनको एलिमिनेट आउट कर दिया। जबकि जो यंगस्टर्स हैं, चाइल्डहुड के बच्चे हैं, उनकी बॉडी में अभी एनर्जी है, हीट मेंटेन करने का क्वालिटी है, तो वो सर्वाइव कर पाते हैं और वो अच्छे से कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको यही स्टेटमेंट देना था और इस क्वेश्चन का पूछने का बेसिक पर्पज यही था कि नेचुरल सिलेक्शंस को लेकर के आपकी समझ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, रिमेन अनचेंज, गलत हो जाएगा। ग्रेजुअली डिक्लाइन, रैपिडली डिक्लाइन, ग्रेजुअली इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्लाइन मीन्स घटता जाएगा। 6 फीट से साइज जो होगी वो क्या होगी, कम होती जाएगी। सॉरी, 6 फीट से ज्यादा वाले जो होंगे उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दैट इज वाई साइज धीरे धीरे क्या होगी, 6 फीट से कम होती जाएगी, क्योंकि वही लोग उसमें क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑन योर कैंपस मेक अप। सपोज कीजिए कि आप किसी कॉलेज में हैं, मान लीजिए आपकी कॉलेज की बिल्डिंग है और ये पूरा उसका क्या है, कैंपस है। पूछ रहा है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरीके से कैंपस में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, बना रहे हैं। तो उसको आप क्या बोलेंगे, इकोलॉजी का ये क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के बेसिस पे पूछा गया है कि क्या बोलेंगे उसको, इकोसिस्टम बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट ग्रुप बोलेंगे। देखिए इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम में दोनों चीज़ें आती हैं, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट आते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हाँ लिविंग जो भी आपके ऑर्गेनिज्म है वो आएंगे, बाकी एसेसरी जैसे सॉयल है, एयर है, ये सब आएंगे। बट यहाँ पे बात कर रहा है सिर्फ ऑर्गेनिज्म का, तो और इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट तो पहले गलत हो गया, मैक्सिमम टाइम बच्चे गलती यहाँ पे कर देंगे। पॉपुलेशन को आप डिफाइन करते हैं कि सिर्फ एक काइंड के ऑर्गेनिज्म के जो नंबर्स होते हैं उनको आप पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो बचा का कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, लैंड, पीस ऑफ लैंड पे जितने भी डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनके ग्रुप को, उनके कलेक्शंस को, उनके गैदरिंग को आप कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और सही के साथ साथ में गलत के लिए भी आपके पास प्रॉपर आंसर होना चाहिए। सो अगला सवाल है, प्रोकैरियोट्स आर क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट डोमेन्स, व्हाट आर द डोमेन्स। आपको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स, ऑर्गेनिज्म को अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 डिफरेंट डोमेन्स में क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है। नंबर पहला है प्रोकैरियोट, नंबर दूसरा है आर्के बैक्टीरिया, और नंबर तीसरा है दैट इज द यूकैरिया, राइट। सो या ऐसे बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूरेकिया। और ये दोनों जो होते हैं मीन्स बैक्टीरिया और आर्किया जो होते हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द यूकैरियोटिक बोलते हैं। ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ होते हैं। तो यही पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक्स को क्लासीफाई किया गया 2 डिफरेंट डोमेन्स में। 2 डिफरेंट डोमेन्स क्या है आपके, एक तो है बैक्टीरिया और दूसरा क्या है आपका अरेकिया। तो कहाँ है भैया, ये ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया एंड अरेकिया। बाकी बैक्टीरिया यूकैरिया ये गलत है, आर्किया एंड मोनेरा ये गलत है। मोनेरा आपका फाइलम है अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब किंगडम है ये। यूकैरिया एंड मोनेरा ये भी गलत है। बैक्टीरिया प्रोटिस्टा ये आपका यूकैरियोट हो जाएगा, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, सही होगा, दैट इज द बैक्टीरिया एंड आर्किया, राइट। सो अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स जनरली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन कॉमन। दोनों ही सेल्स, वहाँ पे डिफरेंस पूछा गया था, यहाँ पे कॉमन पूछा गया। दोनों ही सेल्स में क्या चीज़ें कॉमन होती है इस बारे में पूछा जा रहा है। अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, क्या प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, तो आंसर इज नो, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्या, पहली बात तो आपको पता है कि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल होता ही नहीं है, और प्लांट सेल में सेल वॉल है।
तो सेलुलोज का है, प्रोकैरियोटिक सेल वाला है, तो पेप्टाइडोग्लाइकान का है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। राइबोसोम, इस पे अभी डॉट लगा देते हैं। फ्लैजिला और सिलिया दैट कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये भी क्या है आपका, गलत हो जाए। राइबोसोम एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्गेनेल्स तो नहीं कहेंगे, कि ऑर्गेनेल्स को डिफाइन किया जाता है कि जो भी मेम्ब्रेन बाउंड चीज़ें होती हैं उनको आप ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो राइबोसोम आपका मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, बट फिर भी हम लोग मिसकॉन्सेप्टली इसको ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। राइबोसोम ही सेल्स का वो पार्ट है जो कि आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही पाया जाता है। हालांकि आपका प्रोकैरियोटिक में इसका कॉन्फ़िगरेशन 70s होता है, यूकैरियोटिक में 80s होता है, लेकिन राइबोसोम्स होते दोनों में है और फंक्शन दोनों में सेम होता है, दैट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। सो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टाइप ऑफ अ प्रोटीन क्रिटिकल टू ऑल सेल्स इज ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कॉल्ड। कितना टिपिकल सा सेंटेंस दिया है, पूछ रहा है आपसे एंजाइम के बारे में। आपको मालूम है कि लिविंग सिस्टम में कैटालिसिस का काम करने वाला जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है उसको आप एंजाइम बोलते हैं, जैसा कि आपको पता भी है। एंजाइम्स आर नोन एज द बायो कैटालिस्ट। बायो का मतलब है यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक से है। तो ऑर्गेनिक में कैटालिस्ट का काम करने वाले एंजाइम मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं, मीन्स दैट इज एंजाइम बोलते हैं। तो ये एंजाइम के बारे में ही पूछ रहा था, लेकिन इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको फिरा करके था। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, और बाकी फर्दर हम लोग डेली बेसिस पे ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर के मिलते रहेंगे आपसे, आपकी प्रिपरेशंस में हेल्प करने के लिए। और अगर आप एमएस बायोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए या फिर टेस्ट सीरीज के लिए, तो आप एम एस बायोलॉजी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आपको एम एस बायोलॉजी की यूट्यूब चैनल पर नंबर दे रखा है, उस नंबर पे व्हाट्सअप एंड कॉल कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाले नंबर पे। तो इस वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी को, और आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।